हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आप सभी का अब शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें अब हम रिवीजन सीरीज को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप अध्ययन तो करें, लेकिन अपने स्तर पर भी अध्ययन करते रहें, जिससे कि जो पेपर आ रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। मेरा ये प्रयास केवल आपको कुछ हिंट्स देने का है, जिससे आप ये समझ सकें कि पेपर किस तरीके से आएगा और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये एक मॉडल कह सकते हैं कि मॉडल पेपर या मॉडल टेक्निक्स हैं, जिनको कि आपको देख लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुदेशन तकनीक को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। तो अनुदेशन तकनीक को विकसित करने का श्रेय ब्रूनर, ग्लेजर, आशुबेल और स्किनर को दिया जाता है। इनमें से कोई भी व्यक्ति आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है। अनुदेशन का तात्पर्य क्या होता है? तो अनुदेशन का तात्पर्य सूचनाएं प्रदान करना होता है। व्यवहार तकनीकी का क्या आधार होता है? तो जो व्यवहार तकनीकी है वो हमारी हमेशा मनोवैज्ञानिक होती है, क्योंकि मन से ही व्यवहार का नियंत्रण होता है। शिक्षण तकनीकी का आधार क्या होता है? तो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री सभी शिक्षण तकनीकी के आधार होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अनुदेशन तकनीक का आधार कैसा होता है? तो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दोनों होता है। ए और बी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार तकनीकी का उदाहरण है। व्यवहार तकनीकी कैसे देखेंगे? तो सूक्ष्म शिक्षण में भी व्यवहार है, लघु शिक्षण में भी व्यवहार होता है, अंतरक्रिया विश्लेषण में भी व्यवहार का अध्ययन होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षण तकनीकी का शिक्षण द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? तो शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण किया जाता है। किन स्तरों पर? स्मृति के आधार पर, बोध के आधार पर और चिंतन के आधार पर। तीनों स्तरों पर शिक्षण तकनीकी का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुदेशन तकनीकी का उदाहरण है। अनुदेशन तकनीकी यानी जो हमारे निर्देश देने की प्रक्रिया है, जिससे कि व्यक्ति सीखने की कोशिश करता है, तो वहां पर खुला विश्वविद्यालय भी तकनीकी यूज करते हैं। स्वयं शिक्षा में भी तकनीकी आती है, रेखीय और शाखीय अभिक्रम में भी आती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुदेशन प्रारूप को क्या कहते हैं? प्रशिक्षण तकनीकी कहते हैं। प्रणाली विश्लेषण, पृष्ठपोषण सिद्धांत सभी हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतःक्रिया की अवस्था के अंतर्गत आता है शिक्षण का संगठन और शिक्षा का मार्गदर्शन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है उत्तर क्रिया की अवस्था के अंतर्गत आता है। उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत हमारा शिक्षण का सिद्धांत आता है, इसलिए शिक्षण का नियंत्रण किया जाना इसमें ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन सी सही होगा। अनुदेशन तकनीकी द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो ये तीनों उद्देश्य इसमें प्राप्त किए जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षण तक नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, यानी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो शिक्षण की व्यापक विधियों के तौर पर आती हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे आई.के. डेविस महोदय का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक हैं, ये आप आसानी से जानते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि किलपैट्रिक महोदय डीवी के शिष्य थे, यानी डीवी महोदय के शिष्य थे और डीवी महोदय प्रायोजनवाद के जनक हैं। प्रोजेक्ट वह साउद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण या संलग्नता के साथ किया जाए। ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे प्रोफेसर किलपैट्रिक महोदय का है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों के कारण पूर्णता को प्राप्त करता है। तो ये कथन हमारा प्रोफेसर स्टीवेंसन का है। किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट कितने तरीके के बताए हैं? तो उनके अनुसार प्रोजेक्ट 4 तरीके के हैं। चारों प्रोजेक्ट्स के नाम आपको याद कर लेने हैं, ये बात याद रखिएगा। प्रोजेक्ट विधि का पहला पद होता है, यानी प्रोजेक्ट विधि से अध्ययन करते समय हमें सबसे पहले क्या करना है? तो हमें परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें प्रोजेक्ट को संचालित किया जाएगा। प्रोजेक्ट पद्धति में विशेषता होती है किसकी? क्योंकि मनोवैज्ञानिक विधि है, स्वयं करके सीखने पर आधारित है और प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों चीजें इस पर लागू होती हैं। जे.एस. ब्रूनर द्वारा विकसित किया गया था। तो जे.एस. ब्रूनर महोदय ने किस चीज का विकास किया है? तो खोज व्यू रचना का विकास जे.एस. ब्रूनर महोदय ने किया है। प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है। तो प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत क्या है? ये सामाजिक है, स्वतंत्रता है, साउद्देश्यता, ये सभी इसमें है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केंद्र स्तर पर शैक्षिक तकनीकी की सर्वोच्चतम संस्था कौन सी है? तो जो केंद्र में हमारी सर्वोच्च संस्था है वो CIET है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुउद्देशीय अनुदेशन पर विचार किसने किया था? बहुउद्देशीय यानी डिफरेंट लेवल पर उद्देश्य देने का या विचार देने का
तो ये हमारे प्रोफेसर एडगर डेल महोदय का है। प्रोफेसर एडगर डेल महोदय के व्यवहार के कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहलाता है। ये अनुभव के कोन होते हैं। कोन में इस तरीके से कुछ स्तर बताए गए हैं। यहाँ सबसे नीचे स्तर पर उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान को रखा है और यहाँ पर सूक्ष्म को ज्ञान को रखा है। ये बात याद रखेंगे। इसी को हम एडगर डेल का अनुभव का शंकु कहते हैं। इसे कोन ऑफ एक्सपीरियंस के नाम से जाना जाता है। उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन का प्रयोग कितने राज्यों में किया गया था? यानी उपग्रह से प्रारंभ होने वाले अनुदेशन को प्रारंभ में कितने राज्यों में प्रारंभ किया गया था? तो ये 6 राज्यों में था। उपग्रह दूरदर्शन प्रयोग साइट के आधार पर उद्देश्यों में सम्मिलित है। बालक और प्रौढ़ों के लिए प्रयोग, आर्थिक और सामाजिक राष्ट्रीय विकास का दूरदर्शन का प्रयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन की अनुदेशात्मक प्रणाली। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सब कुछ इसमें होता है। व्यवसाय की विशेषता होती है कि व्यवसाय सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ होता है, सेवा के लिए होता है और आचार संहिता के लिए होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अंतःक्रिया विश्लेषण की वह सीमा है जिसमें क्या चीज हो सकती है? तो विधि कक्षा की सभी क्रियाओं का विश्लेषण नहीं देती, यह बहुत कठिन और महंगी है। और विधि में विद्यार्थी वार्ता पर कम ध्यान दिया जाता है। इसमें 10-10 का मैट्रिक्स बनाने में बहुत समय लगता है। दोनों बातें सही हैं। यह विधि विषय वस्तु से स्वतंत्र होती है, यानी विषय वस्तु को ये साथ में नहीं लेती, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन प्रोफेसर डॉक्टर BS ब्लूम द्वारा दिया। भावात्मक उद्देश्यों का संबंध छात्रों के किन गुणों से होता है? रुचियों से, संवेगों से भी होता है, मनोवृत्तियों और मूल्यों से होता है, इन सभी से होता है, इसलिए हम इसे टिक करेंगे। ये बात याद रखिएगा, भावात्मक उद्देश्यों की जो परिकल्पना है, इसका जो विभाजन है वो क्रेथवाल महोदय के द्वारा किया गया है। डॉक्टर E.J. सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने चरणों में विभाजित किया है? तो सिम्पसन के अनुसार जो हमारे क्रियात्मक उद्देश्य के चरण हैं वो 5 भागों में विभाजित किए गए हैं। ये बात याद रखेंगे। BS ब्लूम ने भावात्मक पक्षों को विकसित करने के लिए भावात्मक उद्देश्य को कितने भागों में बांटा है? तो ब्लूम महोदय ने भावात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किया है वो वर्गीकरण ब्लूम महोदय का भी 6 सिद्धांतों का है। उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने का लाभ क्या होगा? कि सूचनाएं सीमित और सहायता युक्त मिलेंगी, शिक्षण व्यूहरचना आसान हो जाएगी और परीक्षण के लिए प्रश्नों में चयन में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि सारे चीजें बिल्कुल करेक्ट हैं। कार्य विश्लेषण का प्रकार क्या नहीं है? तो कौन सी चीज कार्य विश्लेषण में नहीं आती है? तो हम पाठ्यवस्तु का विश्लेषण करेंगे, क्रिया विश्लेषण हो सकता है, कौशल विश्लेषण, लेकिन हम अधिगम विश्लेषण कार्य विश्लेषण में नहीं आता है, क्योंकि इसे करना संभव नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचार गोष्ठी का सेमिनार का प्रविधि नहीं है। तो विचार गोष्ठी अगर कहीं पर विकसित की जाती है तो उसमें क्या विशेषता नहीं होती है? तो शिक्षा के भावात्मक और ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति, ये बात होती है। प्रस्तुतिकरण और तर्क की क्षमताओं का विकास होता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास की अवहेलना, यही बात तो गलत है। अवहेलना कहाँ पर की जा रही है? सामाजिक और भावात्मक गुणों का विकास होता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये उद्देश्य इसमें नहीं है। नेक्स्ट है विचार गोष्ठी प्रविधि की सीमा है, यानी अब इसी की माइनस क्या है? तो विचार गोष्ठी में किसी विषय के सभी प्रकरणों के लिए सेमिनार आयोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेमिनार का एक विषय होता है। शिक्षा के सभी स्तरों पर इसका प्रयोग नहीं हो सकता, बहुत छोटे बच्चे इसे नहीं जानते हैं। सेमिनार के बाद विवाद के काल में कुछ व्यक्ति भाग लेते हैं और अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, यानी जो व्यक्ति ज्यादा ताकतवर प्रभावी तरीके से बोल पाता है वही उसको कह सकते हैं डोमिनेट करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी कुछ होता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो मानदंड संदर्भित परीक्षण का विकास स्टोंग महोदय के द्वारा किया गया है। मानक संदर्भित परीक्षण के विषय में क्या बात सही है? कि छात्र पाठ्यक्रम लक्षित उपलब्धियों का मापन किया जाता है, ठीक है। उपलब्धि स्तर का मापन सामूहिक मानक के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। परीक्षण में संपूर्ण विषय वस्तु के प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं, उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। मानदंड संदर्भित परीक्षण के विषय में क्या सही है? कि इसमें अधिगम शिक्षण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मानदंड संदर्भित है, मानक नहीं है, तो इसमें शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है। इसमें पाठ्य वस्तु की वैधता पाई जाती है और इसमें इसका लक्ष्य पाठ्यक्रम संबंधित व्यक्तियों का मापन करना है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ये जो चीज है ये आपके
उद्देश्यों को लेकर के देखती है और ऐसे में इसमें अधिगम संबंधित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानक संदर्भित परीक्षण के संदर्भ में क्या बात सही नहीं है? तो अगर देखा जाए तो मानदंड संदर्भित परीक्षण में पाठ्य वस्तु को प्राथमिकता दी जाती है और ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मानदंड के परीक्षण में पाठ्य वस्तु के निर्माण को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से अनुदेशन की कौन सी सीमा नहीं है? तो क्या चीज कंप्यूटर से अनुदेशन में नहीं होती है? कंप्यूटर से अनुदेशन छात्रों को भाषा का ज्ञान दे सकती है, ये बात सही है। कंप्यूटर से अनुदेशन में व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान नहीं दिया जा सकता। और दूसरा है, भाषा अनुदेशन को प्राप्त करते हुए छात्र थकान का अनुभव करते हैं, इसलिए सभी प्रकार के शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखें अगर, तो सारी की सारी चीजें कंप्यूटर के सीखने की सीमाएं हैं। यहाँ पर केवल ऑप्शन बी ऐसा है जो कंप्यूटर की सीखने की बात को भिन्नता के साथ रख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना कब की गई है? तो ये स्थापना सन 1973 में की गई है। शैक्षिक तकनीकी का घटक है, तो आपको पता है इनपुट भी है, प्रोसेस भी है, आउटपुट भी है, ये सभी सही हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी की क्या विशेषता है? तो ये सभी इसका सही आंसर है। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार हैं तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रणाली तकनीकी सभी इसके भाग हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कठोर उपागम का अर्थ नहीं है, तो कंप्यूटर भी है, टीवी भी है, रिकॉर्डर भी है, सीखने के सिद्धांत कठोर उपागम में नहीं आते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोमल उपागम का अंग नहीं है, तो कोमल उपागम का अंग क्या नहीं है? कंप्यूटर कोमल उपागम का अंग नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रणाली विश्लेषण का अंग नहीं है। प्रणाली विश्लेषण क्या होता है? तो प्रणाली विश्लेषण में हम किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, तो विद्यालय की व्यवस्था का विश्लेषण ये प्रणाली विश्लेषण है, प्रशासन का विश्लेषण प्रणाली विश्लेषण है, अनुदेशन की तैयारी और प्रभावी शिक्षण प्रणाली विश्लेषण है, ऑप्शन डी कंप्यूटर सही हो जाएगा, ये हार्डवेयर तकनीकी है। शैक्षिक तकनीकी का रूप है अनुदेशनात्मक तकनीक, शिक्षण तकनीक और अनुदेशनात्मक व्यवहार तकनीकी, ये सभी सही हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अनुदेशनात्मक तकनीकी उन सभी प्रविधियों और युक्तियों का है जो अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करती हैं, ठीक है। बी.एफ. स्किनर, रॉबर्ट ग्लेसर, नॉर्मन ए क्राउडर, मैगर एंड गिलबर्ट ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बिल्कुल सही बात है। अनुदेशनात्मक तकनीक ज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण सामग्री को दृश्य, श्रव्य और उचित दोनों प्रकार से विभाजित करके सैद्धांतिक और व्यवहार रूप देती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किसने कहा है कि शिक्षण तकनीक दर्शन शास्त्रीय, समाज शास्त्रीय और वैज्ञानिक ज्ञान का शिक्षण में अनुप्रयोग है जिसमें कुछ विशिष्ट अधिगम प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये बात हमारे किस शिक्षा विधि द्वारा कही गई है? तो ये हमारी R.A. शर्मा द्वारा कही गई है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? तो शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे I.K. डेविस महोदय भी हैं, गेज एंड गैने भी हैं, गैने का अधिगम सिद्धांत है, ब्रूनर एंड ग्लेशियर महोदय भी हैं, तो ये सभी लोग हैं जिन्होंने की इसे तकनीक को विकसित किया है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। शिक्षण तकनीकी का विषय क्षेत्र है, सारी चीजें हैं शिक्षण व्यवस्था, इसलिए ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। व्यवहार तकनीकी की विशेषता क्या है? तो व्यवहार तकनीकी की व्यवस्था में ये दोनों, व्यवहार तकनीकी की विशेषता है ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं देती है या यह शिक्षण वैज्ञानिक रीत से मूल्यांकन करती है। तो व्यवहारगत तकनीक जो है वो शिक्षण का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन करती है, ऑप्शन बी सही होगा। शिक्षण दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है, तो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री में हमारा चलचित्र, दूरदर्शन, कंप्यूटर सहित अनुदेशन सभी आ जाएंगे, क्योंकि इस दोनों में सुनना और देखना शामिल होता है, ये बात याद रखेंगे। कठोर उपागम का उदाहरण नहीं है, हार्डवेयर का उपागम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टेप रिकॉर्डर, चित्र, ग्राफ, चार्ट, मानचित्र, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और कंप्यूटर, इनमें से कौन हार्डवेयर का पार्ट नहीं है? तो हार्डवेयर के पार्ट के रूप में हमें चित्र, ग्राफ, मानचित्र और चार्ट ये सहायक सामग्री के रूप में, दृश्य के रूप में जाने जाते हैं, इनमें हार्डवेयर का प्रयोग नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दृश्य श्रव्य का उदाहरण नहीं है, तो दृश्य श्रव्य जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों होगा, तो अगर हम स्लाइड एंड ट्रांसपेरेंसी देखें तो ये केवल हमारा दृश्य साधन होता है, इस कारण ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने कहा? संभवतः पाठ्य पुस्तकें ही बहुत बड़ी शैक्षिक उपकरण हैं, तो ये बात कहने वाले हमारे
शिक्षा वैज्ञानिक बाउर और बर्टन है, इसलिए ऑप्शन ए को सही करेंगे। लिंगुआ फोन का उपयोग किया जाता है, इसका प्रयोग उच्चारण सीखने में किया जाता है, विदेशी भाषा सीखने में किया जाता है, कविता पाठ और व्याकरण शिक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो लिंगुआ फोन का उपयोग इन सभी में किया जाता है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल के संबंध में क्या बात सही है? तो प्रोटोकॉल एक प्रकार का कोड है जिसका प्रयोग इंटरनेट के लिए सूचनाएं आदान प्रदान करने में होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटोकॉल एक होस्ट कंप्यूटर आंकड़े देता है और आंकड़े लेता है, बिल्कुल सही है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को होस्ट कहते हैं, होस्ट विशेष प्रकार के प्रोग्राम चलाते हैं, इन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। उपरोक्त सभी बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ई कॉमर्स के संदर्भ में क्या बातें सही हैं? तो सारी बातें सही होने के कारण ई कॉमर्स में भी हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उद्देश्य के व्यवहारिक रूप को लिखने के लिए किसने विधि बनाई थी? तो उद्देश्य को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए रॉबर्ट मेगर विधि भी है, आरसी उपागम भी है और मिलर एंड ग्रीनलैंड की भी विधियां हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृष्ठ पोषण के संबंध में क्या बात है? ये भौतिक विज्ञान का शब्द है, बिल्कुल सही है। प्रतिबंध है जो छात्रों के उद्देश्य के प्रति आकर्षित करती है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक होगा। अनुकरणीय शिक्षण और अंतःक्रिया विश्लेषण के लिए काम करता है, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा क्योंकि ये काम करता है। किसने कहा है? पुनर्बलन एक प्रकार का पारितोषिक है, तो पुनर्बलन जिसे हम फीडबैक कहते हैं, ये हर्ल महोदय के अनुसार एक प्रकार का पारितोषिक है जो काम करने में मिलता है। निम्नलिखित में क्या सही है? अन्वेषण विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है, सही बात है। इकाई के डॉक्टर मॉरिसन है, बिल्कुल सही है। योजना विधि के किलपैट्रिक हैं, ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी को हम टिक कर देंगे, ये भी सही हो जाएगा। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो डॉक्टर डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मस्तिष्क उत्प्लवन मंथन ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक में हमें एलेक्स ऑसबॉर्न का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आभासी कक्षा का वातावरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर उपकरण सहयोगी है? तो ए लैब, ए ट्यूबर, ई व्यू और ए लर्नर, इनमें से किसके माध्यम से हमें आभासी कक्ष का उपकरण माना जाएगा या किससे आभासी कक्षा विकसित की जा सकती है? तो ए व्यू से आभासी कक्षा का विकास होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आभासी कक्षा का वातावरण प्रदान करने के लिए कौन सा उपकरण सहयोग उपकरण है? अब मुख्यतः तो हमें ए व्यू चाहिए था और उसके बाद जो सहयोग उपकरण के रूप में हम देखेंगे उसमें भी हमें ए व्यू ही चाहिए होगा। तो यहाँ पर आभासी कक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा उपकरण, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ई लर्निंग में क्या क्या शामिल है? तो ई लर्निंग में हमारा कंप्यूटर आधारित निर्देश, ठीक है, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, इंटरनेट प्रशिक्षण, वेब प्रशिक्षण, कंप्यूटर जनित प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा। तो आप देखें तो इनमें से सारी की सारी चीजें हमारी इसके साथ शामिल होती हुई सी दिख रही हैं। ई लर्निंग में हमारा उपरोक्त सभी का ऑप्शन सही हो जाएगा और हम इसे टिक करेंगे। कक्षा में गृह कार्य दिया जाता है, तो गृह कार्य दिया होना चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित और उद्देश्यपूर्ण हो, ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुदेशनात्मक तकनीकी के प्रारूप में शब्द साइबरनेटिक्स ग्रीक भाषा के काइबरनेटिक्स से बना है, जिसका अभिप्राय है। तो काइबरनेटिक्स का अभिप्राय क्या है? उसमें प्रशासक और पायलट दोनों होता है, इसलिए ए और सी सही होगा। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि किसने प्रतिपादित की है? तो ये विधि व्यवहारिक रूप में उद्देश्यों को लिखने की रॉबर्ट मेगर ने प्रतिपादित की है, जिसमें हम उद्देश्य लिख करके पढ़ाते हैं। कोमल शिल्प उपागम से क्या संबंधित है? तो दूरदर्शन भी कठोर है, कंप्यूटर भी कठोर है और टेप रिकॉर्डर भी कठोर है, इसलिए इनमें से सभी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। तो हमारी रिवीजन की ये पहली क्लास थी। मेरा प्रयास रहेगा कि हम कल शाम तक आपको 2 से 3 और वीडियो उपलब्ध करा करके टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के पूरे कोर्स का रिवीजन कंप्लीट करा दें। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।